Hello and welcome to Officer Bitia. We're discussing daily current affairs and analysis. तो let's move on to our daily articles. देखते हैं आज कौन से articles important है from UPSC point of view. तो जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी दैट इज़ SKAO. इंडिया ने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है, कंफर्म किया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी को लेकर हम उसके ऊपर काम करेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हम इसको आगे लेकर जाएंगे और इस पर काम करना शुरू कर देंगे. तो बेसिकली ये मेगा साइंस प्रोजेक्ट है क्या, किस बारे में है, उसके बारे में देखते हैं. जो ये स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है. ये हेल्प करेगा इंडिया को कि कैसे जो ऑब्जर्वेशन है वो कर सकते हो स्पेस में, जो प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो. तो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा जो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में बिल्ड किया जाएगा एंड इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो यूके में है. इसके अलावा 3 होस्ट कंट्रीज़ के अलावा इटली, चाइना, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा भी स्कायो को बनाने में हेल्प कर रहे हैं एंड माना जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड स्काओ वर्किंग हो जाएगा. अब एक तरह से स्काउ काउंसिल भी है. इंडिया अभी इसका स्काउ काउंसिल का पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया की जो रिक्वेस्ट वो अभी पेंडिंग चल रही है. तो 2020 दिसंबर में स्का ऑर्गेनाइजेशन स्का काउंसिल बन गई थी. ये एक तरह से मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडरटेक करती है कि कैसे इसका ऑब्जर्वेटरी को आपको बनाना है, इसमें कोई चेंजेस है, सुपरवाइज है, तो ये हर एक काम उसका मैनेज करती है. उसके बेसिकली ऑपरेशंस को मैनेज करती है एंड कोशिश करती है कि जो ऑब्जर्वेटरी है जल्दी से बन जाए ताकि वर्ल्ड को इसके फ़ायदे मिले. बैकग्राउंड देखते हैं. जो उसका एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है. यहाँ पर 2 गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. 1919 में स्टार्ट हुआ था एंड अभी इसका जो डिज़ाइन है उसके बाद 2010 के बाद काम करना शुरू हुआ था. एंड जो ऑपरेशन है ये करेगा वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ में. इसके पास जो फ्रिक्वेंसीज़ है बहुत बारीकली माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करता है एंड इसका जो साइज़ है वो 50 टाइम ज़्यादा, इट विल बी 50 टाइम्स मोर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो कि अगर कोई माइन्यूट चेंजेस भी आ रहे हैं फ्रिक्वेंसी में तो उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा, उसको ये ट्रैक कर लेगा. और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई परफॉर्मेंस क्वालिटी है. इसके पास सेंट्रल कंप्यूटिंग एजेंसीज है एज वेल एज लॉन्ग हॉल लिंक्स है. बहुत प्लानिंग करके बनाया गया है ताकि जो इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत तेज़ रहेगी बिकॉज इट इज़ अबाउट टू सर्वे द स्काई अबाउट 10,000 टाइम्स फास्टर देन बिफोर. तो जो हमारा जो स्काई है उसको 10,000 गुना ज़्यादा ये सर्वे कर पाएगा. इसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत माइन्यूट के लिए ये ट्रैक करेगा और हमारे पास एग्जैक्ट जो टाइम फ्रेम है, एग्जैक्ट जो डाटा है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा जो साइंटिस्ट है उनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि कोई भी यहाँ पर डुप्लीकेट या रेप्लिकेशन ना हो सके. नेक्स्ट इज़ अबाउट वर्ल्ड कैंसर डे. तो आज वर्ल्ड कैंसर डे है दैट इज़ 4 फरवरी को. देखते हैं क्या हुआ था, कैसे इसको हमने मनाना शुरू किया है एंड अभी तक क्या एफर्ट्स किए हैं हमने कैंसर को कम करने के लिए. बेसिकली ये डे जो है ये मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, उनमें चेंज लाने की इंस्पायर हो सके और जो लोगों का ग्लोबल इम्पैक्ट है कैंसर का वो कम हो सके. बेसिकली क्या है, कैंसर को लेकर लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे अपने प्रेजुडिसेस हैं. तो उसी को कम करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आए और वो ध्यान से इसको सोच समझ कर ही ट्रीट करें. क्योंकि कैंसर के बारे में लोगों के पास बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है. इसीलिए ये डे हम मार्क करते हैं ताकि लोगों के पास करेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि जो लोग हैं कैंसर से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनको हेल्प हो सके. इसके लिए ग्लोबल यूनाइटिंग इनिशिएटिव भी चलाया गया है जो कि वर्ल्ड कैंसर डे ने डिक्लेयर किया था एंड ये डिक्लेयर हुआ था यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा. थीम देखते हैं क्या थीम था इसका. था क्लोज द केयर गैप. ये बेसिकली इनइक्वालिटीज़ होती हैं जो कैंसर केयर में कि कुछ लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, उनको कैंसर ट्रीटमेंट जल्दी से मिल जाता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको कैंसर ट्रीटमेंट नहीं मिलता. तो बेसिकली गैप है जो इनइक्वालिटीज़ में उसको कम करने की बात किया जा रहा है. जो ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ है कैंसर केयर में उसको कम करने की बात की जा रही है. हिस्ट्री देखते हैं क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है. ये जो डे है पहली बार 2000 में सेलिब्रेट किया गया था ऑन 4 फरवरी यानी सेलिब्रेट हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी पेरिस फ्रांस में.
उसके बाद ये दिन हर साल हम मनाते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होती है हर साल, ताकि क्वालिटी है जो कैंसर पेशेंट्स की उन लाइफ में वो इम्प्रूव हो सके, लोगों के बारे में स्प्रेड करें अवेयरनेस, एंड इसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी बताएं, और ये भी बताएं कि कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से जो ये डिसीज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो ये वर्ल्ड कैंसर डे है, यही एम है कि अवेयरनेस बढ़ानी है, सोशल स्टिग्मा को ख़त्म करना है, क्योंकि लोग जिनको कैंसर होता है उसके बाद एक तरह से सोशल स्टिग्मा आने लगता है, लोग उनसे दूर रहने लगते हैं या फिर उनके ज़्यादा करीब नहीं जाते। बट ऐसा कैंसर ट्रांसफरेबल नहीं है, कैंसर कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये फैलता नहीं है। इसलिए आपको उस पर्सन को सोशल स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कराना है ताकि उसकी लाइफ भी लगे कि वो बहुत मीनिंगफुल है। काफ़ी सारे इवेंट्स प्लान किए जाते हैं इस दिन, ताकि डिस्कशन हो सके, लोगों को कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में, कैंसर के बारे में लोगों को एजुकेट किया जा सके। क्योंकि कैंसर है ये बेसिकली वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट लीडिंग कॉज बन गया है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। जो टॉप कैंसर अफेक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी जगहों पर होता है कैंसर जो लोगों को जानलेवा हो सकता है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, सर्विकल हो, हेड हो, नेक हो, या फिर कोलोरेक्टल कैंसर हो, CRC। सो दीज आर टाइप ऑफ कैंसर जो बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करते रहना है, एंड जो बॉडी है उसको एक्टिव रखना है। नेक्स्ट इज़ अबाउट सुपर कंप्यूटर परम प्रावगा। तो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने जो सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर दैट इज़ परम प्रावज्ञा, इसको कमीशन कर दिया गया है। इसकी जो स्पीड होगी वो है 3.3 पेटाफ्लॉप्स, एंड ये लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो अभी तक इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने बनाया है। अब ये बनाया किसने है? इसको बनाया गया है CDAC ने। CDAC दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और जो मेजोरिटी है इस कंपोनेंट के वो इंडिया में ही असेंबल किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं। तो बेसिकली इंडिजीनियस है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसे बाहर से परचेज़ किया है या बाहर से इसके जो काउंटर पार्ट्स हैं या रॉ मटेरियल है वो मंगाया है। नो, ये सब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंडिया में ही डेवलप होगा। पर्पस देखते हैं, क्या पर्पस है कमीशनिंग का सुपर कंप्यूटर्स को। जो परम प्रावज्ञ है ये बेसिकली अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो गवर्नमेंट ने चलाया था उसके अंडर इसको बनाया जा रहा है, ताकि जो कंट्री है इंडिया है उसके अंदर डाइवर्स रिसर्च एंड एजुकेशन परस्यू हो सके, ताकि लोगों में नई नॉलेज आ सके, हमारा जो काम है और स्पीडली हो सके। अभी तक इंडिया ने 10 सुपर कंप्यूटर ऑलरेडी बना चुके हैं, और जो टोटल अगर हम कंप्यूटिंग पावर की बात करें तो दैट इज़ 17 पेटाफ्लॉप्स। अब देखते हैं कि हेल्प क्या करता है सुपर कंप्यूटर। हम इतने सारे सुपर कंप्यूटर बनाते हैं तो इनका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है, हाउ डज दे हेल्प। ये जो सिस्टम होता है ये बेसिकली फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है उनको कैरी आउट करने में हेल्प करता है, डेवलपिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने में हेल्प करता है फॉर जेनोमिक्स, ड्रग्स डिस्कवरी, फ्लड वार्मिंग, प्रोडक्शन सिस्टम, अर्बन इन्वायरमेंटल इशूज़, ऑप्टिमाइजिंग टेलीकॉम नेटवर्क्स। तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। क्यों? अगर हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हम रिएक्ट भी उतनी ही जल्दी करेंगे। अगर हमें पता चल रहा है फ्लड आने वाली है, हम पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फ्लड वार्निंग पहले ही आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? वो सुपर कंप्यूटर्स ही हेल्प करते हैं, हमारा जो सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं, ताकि लोगों के पास जो डाटा है वो रियल टाइम बेसिस पर पहुँच सके, एंड जो रियलिटी और जो वर्चुअल रियलिटी का डिफरेंस है वो कम हो सके। तो इसलिए हम सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर डेवलप करते हैं। परंपराज्ञ के बारे में देखते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर क्लास सिस्टम है। इसके अंदर काफ़ी सारे हेट्रोजीनियस नोड्स लगाए गए हैं, इंटेल सियोन कैस्केड लेक प्रोसेसर्स लगाया गया है। तो दीज आर द बेसिक कन्फिग्रेशन जो परंपराज्ञ में दिया गया है। इसके अंदर 156 नोड्स हैं जो कि 7488 करोड़ का हाई मेमोरी कंप्यूटेशंस भी काउंट कर सकते हैं। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स OS बेस्ड ऑन CentOS 7.x डिस्ट्रीब्यूशन से बना किया है। सो दिस इज अ न्यू सिस्टम दैट हैज़ बिन डेवलप्ड अंडर परम प्रावका। नेक्स्ट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन मिड डे मील स्कीम। तो गवर्नमेंट ने मिलेट्स को इंक्लूड कर दिया है मिड डे मील स्कीम में। मिलेट्स जो हमारी ज्वार, रागी, बाजरा, उसको आप मिलेट्स बोलते हो। पहले भी ये मांग उठी थी कि मिलेट्स को इंक्लूड कर देना चाहिए मिड डे मील स्कीम में, तो फाइनली इसको इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि
जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर सकें, सिर्फ वीट और राइस पर ना डिपेंडेंट होकर हमारा जो फूड वैरायटी है उसमें मिलेट्स को भी ऐड कर सकें। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होती है। आगे हमारा जो फ्यूचर है वो हम इन्हीं के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं, हम मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरे पर ही डिपेंड होने वाले हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, हाई टेम्परेचर को बियर करते हैं, हाई टेम्परेचर में खड़े रहते हैं, पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें ये यूज़ करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में भी। तो ये जो मिशन है मिड डे मील स्कीम, ये इम्प्लीमेंट होगा बाय पीएम पोषण स्कीम, जो इम्प्लीमेंट किया गया था, जो लगाया गया था, ताकि जो बच्चे हैं उनको सही पोषण मिल सके, सही खुराक मिल सके। बेसिकली जो हमारा फोकस होता है वो न्यूट्रिशन पर होता है, ताकि जो बच्चों को है वो न्यूट्रिशन डाइट मिल सके। क्योंकि मिड डे मील स्कीम में काफ़ी सारे केसेस आए थे जहाँ पर बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता और उनको बहुत गंदा खाना मिलता है। तो इसीलिए ऐसा ना हो सके, बच्चों को विटामिन रिच, विटामिन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना दिया जाना चाहिए। एंड ये जो हम मिलेट्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारी जो कंट्री में माल न्यूट्रिशन है वो भी कम हो जाएगा। जो मिलेट्स का खाना है वो, जो वीक का शेड्यूल है वो हफ्ते में एक बार दिया जाएगा। यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन का भी अरेंजमेंट किया गया है, जो कुक कम हेल्पर्स होंगे। यहाँ पर क्यों किया गया है कंपटीशन? ताकि जो मिलेट रेसिपीज़ हैं वो पॉपुलर हो सके, नई नई डिशेस लोग बनाए जो कुक हैं, ताकि इसकी वैरायटी ऐड हो, नए नया स्पाइस ऐड हो, ताकि ये अट्रैक्ट भी हो सके। इसकी वीडियोस भी बनाई जाएंगी और इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स के बारे में भी बताया जाएगा। जो नीति आयोग है उन्होंने कहा है कि उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना अभी टॉप कंट्रीज़ हैं, को टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पर ये मिलेट का हम यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, और इसकी जो बेनिफिट्स हैं हमें दूसरे स्टेट्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। बेसिकली हमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अगर हमें किसी चीज़ के फ़ायदे पता चल गए तो हम डायरेक्टली उसको यूज़ करने लग जाएंगे। अब मिड डे मील स्कीम में अभी क्या हो रहा है, अभी हम वहाँ पर 3 टाइप ऑफ फूड दे रहे हैं, दैट इज़ वीट, राइस एंड कोर्स ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, यूनियन टेरिटरीज देती हैं, और ये अप्रूव्ड किए जाते हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन का वो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो सप्लाइड फूड की कॉस्ट होती है, जितना भी फूड का खर्चा आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही बियर करती है। तो बेसिकली जो मिड डे मील स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। सो दिस इज़ अबाउट मिड डे मील स्कीम। तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्वारीज आई थी, काफ़ी सारी इश्यूज़ हुए थे मिड डे मील स्कीम में, क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता, बच्चे खुश नहीं होते, इवन खाना भी नहीं खाते, वहाँ पर क्वालिटी फूड नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो सके, ताकि जो क्वालिटी है वो भी फूड की इम्प्रूव हो सके। वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, जो कुक हैं, खाना बनाते हैं, उनको भी इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि वो भी फूड को और ज़्यादा मेहनत से बनाएं और अच्छे से सर्व करें। So this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and don't forget to mail us to us at info@officerbidia.com. So thank you and all the best for discussion.